Hello everyone, welcome to you all to the Y Academy. Now today we are going to take the answer key of the screening test of the Shahu CBSE pattern. उनके आंसर की अपन आप रिकॉर्ड करने वाले हैं. So let's continue. The first question for the chemistry subject in the question was 51 नंबर का क्वेश्चन है. सेट ए वाला है ये, ठीक है. दिस इज सेट ए क्वेश्चन पेपर. तो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, फर्स्ट क्वेश्चन है. द क्वेश्चन वाइज द अमाउंट ऑफ dissolved solid passing through the filters in the process of filtration is called as. क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ dissolved solid. अब सपोज कुछ सॉलिड है जो कि वाटर में ऑलरेडी डिजोल्व है, सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व है, और कुछ जो है डिजोल्व नहीं है, सस्पेंडेड है. इस तरह से बोल रहा है. द अमाउंट ऑफ dissolved solid passing through the filters in the process of filtration is called as. यहाँ पे आपको चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं. इसमें से करेक्ट आंसर आता है आपका द अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉलिड पासिंग थ्रू द फिल्टर. जो डिजोल्व है और वो फिल्टर से पास हो रहा है, मतलब फिल्टर करने के बाद भी, सपोज इस तरह से आपका बीकर है ये, ठीक है. यहाँ से आपने ये कोनिकल फ्लास्क लगाया ऐसे वाला, ठीक है. फिल्टर पेपर लगाया यहाँ पे फिल्टर पेपर है, और यहाँ से आप जो भी सॉलिड डाल रहे हो, ठीक है. अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था, फिल्टर पेपर के ऊपर आपका सॉलिड जो है यहाँ पे सस्पेंड, मतलब रुकना चाहिए था. दैट इज कॉल्ड एज अ रेसिड्यू, मतलब ऊपर रेसिड्यू के फॉर्म में रहना चाहिए था, और नीचे आता है फिल्ट्रेट, ठीक है. बट सम सॉलिड पार्टिकल्स आर डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन. कुछ डिजॉल्व है वो एज इट इज फिल्टर पेपर से भी पास हो रहे हैं और नीचे आपके फिल्ट्रेट में आकर जमा हो रहे हैं. तो ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स को, अमाउंट ऑफ सॉलिड जो डिजॉल्व हुआ है उसको क्या कहेंगे वो बोल रहा है. तो इसको बोला जाएगा यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द टोटल सॉलिड एंड द सस्पेंडेड सॉलिड. मतलब जितना सॉलिड आपने लिया था उसमें से जो सस्पेंडेड है, मतलब जो इस रेसिड्यू के फॉर्म में है वो सॉलिड, और जो नीचे बचा है वो, ठीक है. टोटल जो सॉलिड लिया था, टोटल में से जो रेसिड्यू अगर आपने माइनस किया तो जो बचेगा वो आपका वो वाला सॉलिड है जो इस फिल्ट्रेट के अंदर आया है, ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सॉलिड एंड द क्या बोला यहाँ पे, सस्पेंडेड सॉलिड, मतलब जो यहाँ पे फिल्टर पेपर के ऊपर रहा है उसको अपन बोलते हैं रेसिड्यू. इन दोनों का अगर माइनस करोगे तो जो भी अमाउंट आपकी आएगी वो अमाउंट आपकी कहाँ चली गई, वो अमाउंट आपकी चली गई इस फिल्ट्रेट के अंदर डिजोल्व होकर, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. देखो, सबसे पहले आपको ये आंसर की वाई एकेडमी के ऊपर मिल रही है, ठीक है. जिन बच्चों ने वाई एकेडमी के क्लासेस किए हैं उनको पता है ये सब जो है, अभी जो जो आगे क्वेश्चन ऐसे ऐसे बताऊंगा आपको, ये हमने सब लिए हैं यहाँ पे वाई एकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर. तो जिन बच्चों ने यहाँ के लेक्चर्स वगैरह अटेंड किए हैं उनको बहुत ही ईजी गया होगा पेपर. सेकेंड क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैंने पीरियोडिक टेबल ये टॉपिक पढ़ाते वक्त यहाँ पे पूरा समझाया था आपको, ठीक है. ये एक पीरियोडिक टेबल की ट्रेंड है. कौन सी वाली ट्रेंड बोल रहा है? द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइजेस ऑफ एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. एटॉमिक रेडिया मतलब एटॉमिक रेडियस के ऊपर कौन सी ऑर्डर पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है. कौन सी? इंक्रीजिंग ऑर्डर. एलिमेंट्स आपको दिए यहाँ पे कौन से? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और आर्सेनिक. देखो, मैंने आपको पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ाते वक्त याद करवा दिया था. कैसे याद करवा दिया था? मैंने बोला था जब भी ऐसे एलिमेंट दिए जाएंगे तो पहले सोचो ये लोग पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर रखे हुए हैं. अब ये जो तीन एलिमेंट है वो एक ही फैमिली के हैं, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम. बचा सिर्फ ये है ऑक्सीजन फैमिली की पहले जो फैमिली आती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक. तो यहाँ पे अपना जो भी काम है वो सिर्फ ये चार एलिमेंट के बराबर है, ठीक है. अब देखो, अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो आपको क्या पता है, एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है. क्या होती है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, राइट. जब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है तो मुझे बताओ, आर्सेनिक पहले आ रहा है और उसके बाद सेलेनियम आ रहा है, मतलब आर्सेनिक से ये जितने भी एलिमेंट्स है वो सब क्या होंगे? डिक्रीज, मतलब छोटे होंगे. मतलब इन चारों में सबसे बड़ा क्या आएगा? आर्सेनिक सबसे बड़ा आएगा, ठीक है. ये तो पता चला क्योंकि अलग अलग ग्रुप में है. ये पहले आ रहा है, मतलब ये इसके बाद वाले तो और भी छोटे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. ये सबसे बड़ा है. अब बचा ये तीन एलिमेंट जो कि एक ही ग्रुप में है. वी नो दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हो तो एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है. मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? जो सबसे नीचे है, सेलेनियम सबसे बड़ा है, राइट. मतलब अपने को अगर डिक्रीजिंग में सोचना चाहे तो ऐसे सोचेंगे, सबसे बड़ा आर्सेनिक, फिर उससे छोटा इन तीनों में वो होगा जो सबसे बड़ा होगा, तो सेलेनियम होगा, सबसे बड़ा सेलेनियम आएगा. फिर सेलेनियम से भी छोटा कौन होगा? सल्फर.
सल्फर से भी छोटा ऑक्सीजन। अब ये तो हो गई डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग कैसे होगा? ऑक्सीजन सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा कौन होगा? सल्फर, उससे बड़ा सेलेनियम और सबसे बड़ा आर्सेनिक। आपको पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो करेक्ट आंसर आपका ये वाला ऑप्शन होगा जो कि दिया गया है आपके फोर्थ वाले ऑप्शन में, दैट इज दिल्ली। ऑप्शन डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, इजी था, बस आपको पता होना चाहिए था कि किस तरह का सीक्वेंस है। ठीक है, मैंने ये ट्रेंड सिखाए थे, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, ये सब बताया था, राइट। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। द ग्रुप नंबर, आपको तीन चीजें पूछे हैं यहाँ पे, क्या क्या? एक तो पूछा है ग्रुप नंबर, देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, और पूछा है वैलेंसी। और क्या पूछा है? वैलेंसी। किसके बारे में पूछा है ये सब? हैविंग ऑफ एन एलिमेंट विथ एन एटॉमिक नंबर 15। देखो दिया क्या है, सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर 15 दिया है। अब इतना बेसिक पॉइंट है, मैंने आपको बताया था जब पढ़ा रहा था उस टाइम पे, जो ग्रुप्स है ना, टोटल 18 ग्रुप्स है पीरियोडिक टेबल में। उन 18 ग्रुप में से अगर आप सेकेंड पीरियड को फॉलो करोगे, सेकेंड सॉरी थर्ड पीरियड को अगर फॉलो करोगे, जैसे कि थर्ड पीरियड कौन सा होता है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, उसके आगे एल्यूमिनियम है, ओ एफ, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, और यहाँ पे नियॉन और एर्गॉन है। तो अगर ये थर्ड पीरियड को अगर आप अच्छे से याद कर लेते ना, तो आपका ये क्वेश्चन इजी से सॉल्व होता। ठीक है, ये वाला जो है अगर यहाँ से देखोगे आप, ये होता है 13 ग्रुप, ये 14th ग्रुप होता है, ये 15th ग्रुप होता है, ये 16th होता है, ये 17th होता है, और ये 18th होता है। देखो एटॉमिक नंबर 15 अगर बोला गया ना, तो आपको पहले पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर 15 किसका होता है? फॉस्फोरस का होता है एटॉमिक नंबर 15। तो 15 नंबर वाला जो फॉस्फोरस है वो कौन से ग्रुप में होगा? 15th वाले, ऑब्वियसली 15 नंबर वाले ग्रुप नंबर में ही होगा वो। ठीक है, अब बचे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? अब फॉस्फोरस जो है, इसका कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 5। अब ये सब हमने पूरा समझाया था वाई एकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपको जब वीडियो लेक्चर हम बता रहे थे उस वक्त पूरा पढ़ाया था हमने ये। तो सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 आ गए। और अब अगले कंसेप्ट है वैलेंसी। वैलेंसी मतलब the number of electrons an atom can donate or accept during the formation of a bond। कितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, उस नंबर को क्या कहेंगे हम? वैलेंसी बोलेंगे। तो फास्फोरस के नजदीक वाला नोबल गैस एलिमेंट आता है एर्गॉन, एटॉमिक नंबर होता है 18। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 3, क्योंकि ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं। अब ये क्यों कंपेयर करते हैं ये सब हमने बताया था। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो देख सकते हैं प्रोजेक्ट टेबल का। तो वैलेंसी क्या हो गई इसकी? 3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको 15, 5 और 3 मिलेगा रिस्पेक्टिवली? तो वो होगा बॉम्बे वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, विद इन सेकेंड आपको ये सॉल्व हो जाता। चलो, एयर एयर एट सी लेवल इज डेंस, दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ विच लॉ? देखो एयर एट सी लेवल इज डेंस बोल रहा है, मतलब डेंसिटी जो है उस एयर की ज्यादा बोल रहा है। एट सी लेवल, सी लेवल पे डेंस मतलब डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होता है यहाँ पे, कौन सा लॉ जो है डेंसिटी से कंपेयर होता है? तो यहाँ पे सिंपल इसका आंसर आता है बॉयल्स लॉ, जो कि 54 नंबर का ए आता है। कैसे? तो बॉयल्स लॉ क्या होता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम का अगर आप मेजर करोगे डेंसिटी के साथ, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे डेंसिटी सी लेवल पे जो है डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हुआ होता है। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ सबसे बेटर यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसको एक्सप्लेन कर सकता है, इसलिए 54 का आता है ए वाला ऑप्शन, बॉयल्स लॉ। देन 55, which of the following pair will form the most stable ionic compound? 55 नंबर का मोस्ट स्टेबल आयोनिक कंपाउंड। देखो आयोनिक कंपाउंड क्या होता है समझाया था मैंने। आयोनिक कंपाउंड में दो टाइप के आयन्स होते हैं, एक होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन। कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ पे आपको जो भी दिया है ना, सब कैटायन एनायन फॉर्म करते हैं, बट आपको पूछा है मोस्ट स्टेबल। अब मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? मैग्नीशियम एक दिया है, फ्लोरीन एक दिया है,
दूसरा दिया है सोडियम एंड फ्लोरीन, सोडियम एंड क्लोराइड दिया है, और चौथा दिया है लिथियम एंड फ्लोरीन दिया है। ठीक है, अब देखो दोनों भी केस में सबसे मोस्ट स्टेबल वो होगा जो सबसे मोस्ट स्टेबल कैटायन होगा और सबसे मोस्ट स्टेबल एनायन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन और क्लोरीन एक ग्रुप के मेंबर है, और ये जो सोडियम है और ये मैग्नीशियम दोनों अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स हैं इस तरह से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है एटॉमिक साइज। सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी इसमें से, फ्लोरीन की होगी, इन दोनों में पावर ज्यादा फ्लोरीन की होगी। ठीक है, क्योंकि साइज जहाँ पे कम होती है, यहाँ पे साइज क्या, सॉरी, एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, इसलिए ये छोटा होगा, और जिसकी साइज छोटी होती है उसकी पावर ज्यादा होती है। मतलब फ्लोरीन ये जो है इसमें से मोर पावरफुल है, मोस्ट स्टेबल आयोनिक कंपाउंड दे सकता है, मोस्ट पावरफुल है, तो फ्लोरीन की पावर इसमें से ज्यादा। मतलब ऐसा ऑप्शन चूज करो जहाँ पे फ्लोरीन है। ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे भी एक फ्लोरीन है, LiNF, मतलब एक ऑप्शन तो कट गया। तीन ऑप्शन में आपको फ्लोरीन दिया है, और एक एलिमेंट दिया है लिथियम भी दिया है आपको। ठीक है, अब ये वाले केस में लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये तीन कैटायन दिखाए हैं आपको उन्होंने। अब कैटायन में मोस्ट स्टेबल कैटायन कौन फॉर्म करेगा, देखो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब साइज जितनी छोटी होगी उतना पावरफुल वो न्यूक्लियस होगा। तो इनमें सबसे छोटा साइज किसका है, लेफ्ट टू राइट तरफ मैग्नीशियम छोटा है, मतलब ये पावरफुल होगा। तो कौन से आपको मिले, एक मिला मैग्नीशियम और दूसरा मिला फ्लोरीन, तो मोस्ट स्टेबल कौन फॉर्म करेगा आयोनिक कंपाउंड, मैग्नीशियम एंड फ्लोरीन। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। 55 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ कोवैलेंट एंड आयोनिक कंपाउंड। बहुत ही सिंपल है, देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, NaOH वाला। कैसे होता है देखो, Na प्लस और OH माइनस, ये तो हो गई आयोनिक प्रॉपर्टी, राइट, Na प्लस OH माइनस। और कोवैलेंट कंपाउंड इसके बीच में है, कहाँ पे, O और H के बीच में जो है कोवैलेंट कंपाउंड है, मतलब यहाँ पे शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स करके ये लोग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा आयोनिक और यहाँ पे आपको मिलेगा कोवैलेंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी NaOH, ऑप्शन नंबर ए 56 का भी। देन क्वेश्चन नंबर 57, द करेक्ट नेम फॉर Na2O2। बहुत ही इजी था, Na2O2, जैसे कि H2O2 होता है, अपन इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं, राइट। उसी तरह ये भी एक ऑक्साइड ही है, कौन सा, सोडियम पर ऑक्साइड। अगर सिर्फ Na2O होता तो इसको अपन बोलते सोडियम ऑक्साइड, बट O2 है इसलिए क्या हो गया, सोडियम पर ऑक्साइड। सो ऑप्शन 57 का आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ टुगेदर फॉर्म विच लॉ। अब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ मिलके बनाते हैं कंबाइंड गैस लॉ। कौन सा वाला बनाते हैं, कंबाइंड गैस लॉ। ठीक है, क्योंकि बॉयल्स लॉ जो होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, P/V इक्वल टू, ठीक है, कांस्टेंट होता है, यहाँ पे के ले सकते हैं उसको अपन कांस्टेंट को। ठीक है, फिर चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ होता है P/T इक्वल टू के होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है। बट फिर यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह से प्रेशर और वॉल्यूम के साथ साथ P/V और V/T आता है यहाँ पे, एक मिनट, V/T इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। तो जो कंबाइन लॉ बनता है यहाँ पे कॉमन क्या है, P/B कट जाएगा तो बचा क्या, P/T इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो मिलके बनता है ये होता है कंबाइन गैस लॉ, P/T इक्वल टू कांस्टेंट। सो ऑप्शन नंबर ए 58 का आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। The law of definite proportion is not applicable to nitrogen oxide because, क्वेश्चन दिया है, the law of definite proportion, the law of definite proportion is not applicable to nitrogen oxide because, रीजन पूछा है क्योंकि देखो नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत ही अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, N2O बनाता है, N2O5 बनाता है। ठीक है, NO नाइट्राइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 है, N2O है, इस तरह से नाइट्रस ऑक्साइड है।
तो ऐसे अलग अलग कंपाउंड बनाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, इसलिए उसका अपन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन वहाँ पे मेजर नहीं कर सकते। इसी को अलग सेंस में अगर बोला जाएगा तो नाइट्रोजन का जो है इक्विवेलेंट वेट इज वेरिएबल। नाइट्रोजन का जो इक्विवेलेंट वेट है वो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग आता है, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे 59 नंबर का सी। नाइट्रोजन हैज डिफरेंट वेरिएबल इक्विवेलेंट वेट। देन क्वेश्चन नंबर 60 बोला है हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहा है। ठीक है, सिंपल है, देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले पता करो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन का 48, टोटल आएगा यहाँ पे 100 ग्राम। ठीक है, 100 आएगा। अब इसका अपन निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, द गिवन एटॉमिक मास कितना दिया है 300 दिया है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकालो कितने आएंगे 3 मोल्स आएंगे, राइट, कितने आएंगे 3 मोल्स आएंगे। अब इधर देखो, अगर अपन कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल लेते हैं, 1 मोल ऑफ CaCO3, तो एक कैल्शियम कार्बोनेट के मोल में ऑक्सीजन कितने होते हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं, कितने 3 एटम्स, एक मोल में 3 होते हैं, तो 3 मोल्स में कितने होंगे, 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल हैव 3 इंटू 3 कितने आएंगे 9 एटम्स आएंगे 3 मोल्स के अंदर। ठीक है, बट आपको पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है उसने। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू जो आपका नंबर आया है कितना 9 मोल्स में जितना आया 9, ठीक है 3 मोल्स में कितना है 9 आया, इंटू एवोगैड्रोस नंबर करना पड़ेगा 9 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। जब ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन वाला आंसर करेक्ट आएगा, क्या आएगा 54.207 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। सो तो ऑप्शन 60 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सिंपल था, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे, मॉलिक्यूल आपको गिवन मास दिया गया था, उसी बेस पे आपको सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चन। चलते हैं आगे 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद सॉल्यूशन ऑफ एन बेस। एसिड को मिक्स कर रहे हैं बेस के साथ, you know that this type of reaction is called as neutralization reaction, क्योंकि इसमें न्यूट्रल क्या फॉर्म होता है, साल्ट एंड वाटर फॉर्म होते हैं। ठीक है, साल्ट एंड वाटर ये होने वाला है, इसको अपन क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन क्या दिया है, अब जो भी जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं ना, याद रखना हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, मतलब वहां पे हीट जो है रिलीज होती है, मतलब वहां का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऑप्शन विल बी सेकंड वाला ऑप्शन एक करेक्ट है, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो करेक्ट आंसर आएंगे आपके सेकंड एंड फोर्थ। तो ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा है, डी वाला 61 का आएगा दिल्ली ऑप्शन, डी ऑप्शन। देन नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इससे पहले 10th वाले केमिस्ट्री के टॉपिक है कार्बन कंपाउंड्स, उसमें आपको कुछ कंपाउंड्स है, इथेनॉल एक है और इथेनॉइक एसिड एक है, उसमें आपको ये रिएक्शन बताई गई थी। कैसी वाली रिएक्शन, अगर आपको इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करना है किसमें, इथेनॉइक एसिड में, तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, नॉर्मल वाले नहीं। अगर नॉर्मल लोगे तो इथेनॉल का पहले क्या होगा, इथेनॉल में होगा फिर उसका इथेनॉइक एसिड होगा, 2 स्टेप में करना पड़ेगा। बट अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो आप इथेनॉल को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो इथेनॉइक एसिड में। तो आपको पूछ रहा है इसमें से कौन सा वाला यूज करेंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तीनों के तीनों होंगे, तीनों भी जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो ऑप्शन विल बी 62 का आएगा दिल्ली, डी ऑप्शन। अल्कलाइन KMnO4 भी यूज होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज होता है। सो ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो कि इथेनॉल को डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे एसिड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट 63 वाला क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड ड्राइविंग में कॉज सीरियस एक्सीडेंट। ओके, टू डिस्करेज दिस, इसको कम करने के लिए
पुलिस रैंडमली टेस्ट ड्राइवर्स फॉर अल्कोहल यूजिंग अ ब्रीथ एनालाइजर। उनके पास एक मशीन होती है जिसमें वो लोग ऐसे फूंक मारने के लिए कहते हैं ड्राइवर को, जो भी गाड़ी चला रहा है, अगर उसने अल्कोहल लिया होगा तो उनके मशीन पे वहाँ पे इंडिकेटर होता है। तो क्या पूछ रहा है, द ब्रीथ एनालाइजर वर्क्स बिकॉज, अब वो उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब फूंक मारने से ऐसा क्या हो जाता है कि उनको, पुलिस को पता चलता है कि इसने अल्कोहल कंज्यूम किया है। आपको पूछा उस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जो कि अल्कोहल इन द ब्रीथ कॉज केमिकल चेंज रजिस्टर्ड बाय द मशीन। अब उस मशीन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक कंपाउंड होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला। जैसे ही अल्कोहल आपके ब्रीथ में से निकलेगा, वो कंपाउंड से रिएक्ट होगा और वहाँ पे कलर चेंज होता है उस कंपाउंड का उस मशीन के अंदर। और जैसे ही वहाँ पे कलर चेंज होगा, दैट इज अ केमिकल चेंज, कलर चेंज इज अ केमिकल चेंज। और वो केमिकल चेंज होते ही वहाँ पे मशीन को इंडिकेशन आ जाएगा कि इसने यहाँ पे अल्कोहल कंज्यूम किया है। तो एक केमिकल चेंज है, सो आंसर विल बी 63 का क्या आएगा, दिल्ली ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मास ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ masses ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, दिस मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू। देखो ये जनरली जो है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर वाला जो फॉर्मूला है, उसके हिसाब से इसको किया जाता है, यहाँ पे मास डिफेक्ट बोलते हैं इसको। और जो मास ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस है वो लेस देन इट्स सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। और ये जो मास डिफेक्ट है इसको कन्वर्ट किया बाद में, बिकॉज दिस एनर्जी विच बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, जो न्यूक्लियॉन्स को एनर्जी बाइंड करके रखती है, वो एनर्जी का यहाँ पे बोला जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी है वो पी प्लस एन, इनका जो एनर्जी है दोनों की एनर्जी उसी के ऊपर डिपेंड होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी दिल्ली ऑप्शन डी। 65 वाला, एन aqueous solution of copper sulfate CuSO4, aqueous solution of copper sulfate solution shows an acidic property बोल रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। देखो, अब अगर ये CuSO4 जो है फॉर्म हो रहा है, ये एक साल्ट है, ठीक है, ये एक टाइप का साल्ट है, Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस होता है। अब जनरली ये फॉर्म कैसे होता है, देखो, इसको फॉर्म करने के लिए हमको लेना पड़ता है H2SO4, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और CuOH टेकन ट्वाइस, जो कि एक वीक बेस है। क्या है, वीक बेस। तब जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को आप रिएक्शन करोगे तो आपको वहां पे क्या फॉर्म होगा, ये वाला एसिडिक साल्ट फॉर्म होगा। अब एसिडिक क्यों बोला मैंने, समझाया था पढ़ाते वक्त, क्योंकि अगर जो स्ट्रांग होता है ना उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, तो कौन सा प्रॉपर्टी आ जाएगी, एसिडिक साल्ट। इसलिए जो है एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। और कब शो करेगा, जब आप इस कॉपर सल्फेट का क्या करोगे, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो आपको वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड मिलेगा। इसलिए ये सब कब होगा, जब इट अंडरगोज hydrolysis. So option number D will be the correct answer when it undergoes hydrolysis. Then next question, which of the following is not isoelectronic with O2 माइनस बोल रहा है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूछ रहा है। अब O2 माइनस मतलब ऑक्सीजन का पहले एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपको ऐसा स्पेसिस ढूंढना है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नॉट बोल रहा है, वो नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसका नंबर ऑक्सीजन के साथ मतलब 10 नहीं आना चाहिए। अगर N3 माइनस लोगे, एटॉमिक नंबर 7 है, 3 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सोडियम प्लस बोल रहा है 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो E इक्वल टू 10 आएगा। वापस फ्लोरीन एक माइनस बोल रहा है, तो एटॉमिक नंबर 9 होता है, एक और ऐड हुआ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तीनों ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन 10 10 10 है, जो बचता है लास्ट वाला वही नहीं है, तो 66 का आएगा ऑप्शन नंबर डी। टिटेनियम का जो है वो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का जो है स्पेसीज उसकी तरह मैच नहीं होगा, दैट इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker। देखो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड कर रहा है ग्रेजुअली, added to the beaker containing acidified permanganate solution, KMnO4 का परमैग्नेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। द लाइट पर्पल कलर, इसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है, लाइट पर्पल कलर वाला KMnO4 का सॉल्यूशन फेड्स मतलब कलर जो है फेंट होते जाता है, एंड फाइनली डिसअपियर, पर्पल कलर पूरा डिसअपियर होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन, इसमें से कौन सा वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? देखो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन जो है ओनली फर्स्ट वाला करेक्ट आता है, बिकॉज KMnO4 जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, इट ऑक्सीडाइजेस टू FeSO4, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है FeSO4 को, राइट? तो इस तरह का जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, इट ऑक्सीडाइजेस टू द FeSO4 solution. Then question number 68, which of the following statement is correct about the role of substance added in the froth flotation process? जो कि froth flotation process है, सल्फाइड ओर्स को जो है सेपरेट करने के लिए यूज होती है, मशीन वो होती है, तो इसके अंदर जो सब्सटेंस अपन ऐड करते हैं जो उसका रोल क्या है? इसका रोल जो है फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया है, कलेक्टर्स इनहांस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल ओर्स, तो फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है। और जो है थर्ड प्रॉपर्टी भी करेक्ट आएगी, बाय यूजिंग डिप्रेशन इन द प्रोसेस टू सल्फाइड ओर्स कैन बी सेपरेटेड, मतलब एट अ टाइम दो सल्फाइड ओर भी वहां से आप सेपरेट कर सकते हो। सो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड विल बी करेक्ट, इस तरह से आपका 68 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। देन द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन बोल रहा है, देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको पढ़ाते वक्त, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है? टोटल 6 कार्बन होते हैं, ये जहां जहां कॉर्नर है वहां पे क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, टोटल 6 कार्बन है इसलिए C6 लिखते हैं अपन। और कितने हाइड्रोजन? हर एक के पास एक एक क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, क्योंकि कार्बन जो है हमेशा 6 बॉन्ड फॉर्म करता है, सॉरी 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये वाला कार्बन ने 1 2 3 और ये चौथा वाला बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 6। तो आपको मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला तो पता ही बताया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाता है? C6H6, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है, इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको अपन ने 6 से डिवाइड किया तो C1H1 मतलब CH, ये जो है उसका एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब सबसे शॉर्ट फार्मूला अगर बना सकते हैं इसको अपन सिंपलेस्ट फार्मूला, तो उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला पहले पूछा है तो CH, और बाद में पूछा है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। 69 का आंसर आएगा आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है? देन द लास्ट क्वेश्चन 70 वाला क्वेश्चन देखो पूछ रहा है, बेंजीन डज नॉट डीलोकलाइज ब्रोमीन, डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, बेंजीन जो है ब्रोमीन वाटर को जो है डीकलराइज नहीं कर सकता, ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है? रीजन क्या दिया है? बेंजीन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो बेंजीन है यहाँ पे इसका रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस कैसे होता है देखो एक बार मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे बेंजीन के अंदर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देखो बेंजीन ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर साइक्लिक इन नेचर, विच आर प्लेनार स्ट्रक्चर, उसी के साथ विच हैव अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और लास्ट वाला विच ओबे हुकेल रूल, अब हुकेल रूल क्या होता है? उसको बोलते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने बोलते हैं? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसका जो फर्स्ट फैमिली मेंबर है वो बेंजीन ही है, ये एक बेंजीन की रिंग है, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। देखो 4n+2, बेंजीन जो है पहला फैमिली मेंबर है, यही खुद एक सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 1 होगी, n = 1 लेते हैं बेंजीन के लिए, +2, 4 × 1 1, 1 + 4 + 2 क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? कितने हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और ये कौन से 6 इलेक्ट्रॉन्स है? पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कौन से वाले? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेंजीन जो है 3 पाई बॉन्ड बनाता है, कितने? 3 पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 में कितने होंगे? 4, और 3 में कितने होंगे? 6। मतलब इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6, इसलिए ये क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो पूछा क्या है आपको? बेंजीन जो है डीलोकलाइज करता है इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को, आपको रीजन के फॉर्म में दिया है उसका, मतलब इसी बेंजीन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, देखो कैसे लिख सकता हूँ। अब ये डबल बॉन्ड अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा? अब ये डबल बॉन्ड आ रहा है इधर, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन के ही है, दोनों भी बेंजीन ही है, ठीक है? इसलिए इनको अपन एक शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रक्चर निकालते हैं, अपन रेजोनेंस वाला कैसे निकालते हैं देखो, यहाँ पे बेंजीन दिखाते हैं और जो पाई बॉन्ड से कंटिन्यूअसली लोकलाइज होते रहते हैं, इसलिए अपन इसको सेंटर में इस तरह से डॉटेड वाली रिंग दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट इन द बेंजीन।
राइट। इस तरह का बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो जो असर्शन दिया है वो भी करेक्ट है और जो रीजन दिया है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसलिए 70 वाले का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल योर आंसर की फॉर द क्वेश्चन फ्रॉम 51 टू द 70। टोटल 20 क्वेश्चन की ये रही आपकी टोटल आंसर की। इस तरह के अगर आपके आंसर है तो आई होप सभी बच्चों के इस तरह से आए होंगे। जितना भी हमने वाई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपके जितना भी सिलेबस हमने कवर कराया था, उसमें से ये तो सारे क्वेश्चन हमने कवर कराए थे मैक्सिमम। और आपका ये पेपर जो वाई एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा ही गया होगा आई होप, ठीक है। और आपका बेहतरीन स्कोर आने वाला है। इस तरह का आपका स्कोर है, इसको टैली करके देखो और आपको आपके आंसर्स पता चल जाएंगे, आपका स्कोर आपको पता चल जाएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।